हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है वाष्प दाब। इससे पहले हम लोग विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठोस और द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस में द्रव का विलयन, ये सब चीजों को समझ लिए हैं। हेनरी का नियम वगैरह पढ़ लिए हैं। अब हम लोग वाष्प दाब पहले समझ लेंगे, फिर अब विलयन को कंटिन्यू करेंगे। पहले ये शब्द समझ लो कि वाष्प दाब होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। अब वाष्प कहाँ से निकलेगा? कोई द्रव होगा, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें से वाष्प निकलेगा, या ऐसे भी उसमें से वाष्प निकलेगा, और वो फिर जब दाब लगाएगा तो हम लोग उसको वाष्प दाब कहेंगे। तो वाष्प दाब को हम लोग आगे समझेंगे, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स आप लोग जो पहले भी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन विलयन। सॉल्यूशन विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सॉल्यूशन में दो भाग होते हैं, सॉल्वेंट यानी कि विलायक और सॉल्यूट यानी कि विलेय। तो विलेय, विलायक और ये विलयन। तो अब देखो सॉल्वेंट, हम लोग सॉल्वेंट क्या लेंगे? लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में सॉल्वेंट लेंगे। द्रव अवस्था का कोई सॉल्वेंट लेंगे अगर, और सॉल्यूट किस फॉर्म में लेंगे? गैस भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन ना, गैस घोल करके या द्रव में द्रव घोल करके। तो विलेय को हम लोग तीनों फॉर्म में ले सकते हैं, गैस फॉर्म में भी ले सकते हैं, द्रव के फॉर्म में भी ले सकते हैं और ठोस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। मतलब अब हम लोग जो भी विलयन पढ़ेंगे उस विलयन में सॉल्वेंट हमेशा किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। आगे हम लोग चैप्टर में जितना भी विलयन के बारे में पढ़ेंगे यही वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि सॉल्वेंट द्रव अवस्था में होगा। अब इसके अंदर चाहो तो ठोस घोल दो, ठीक, ठोस को मैं ऐसे पूरा गोला करके बना दे रही हूं, है ना। या फिर सॉल्वेंट तो द्रव ही रहेगा, इसमें आप लिक्विड घोल दो, लिक्विड को मैं ऐसे खाली गोला करके बता रही हूं, ठीक। या फिर सॉल्वेंट लिक्विड है और इसमें गैस को घोल दो। इस तरीके के तीन विलयन तैयार हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। तीन प्रकार के विलयन यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो, गैस इन लिक्विड ये वाला, लिक्विड इन लिक्विड ये वाला, सॉलिड इन लिक्विड ये वाला, ठीक। तो हम लोग को ऐसे विलयंस के बारे में पढ़ना है। और मैं यहाँ पे लिखी हूँ ओनली कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द्विअंगी विलायक, द्विअंगी विलयन सॉली। ऐसा विलयन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूट का। क्या होता है कभी कभी, जैसे आप ले लो नमक, फिर ले लो शक्कर और इसको घोल दो पानी में, तो ये दोनों विलेय का काम करेंगे और ये होगा विलायक, और मिल करके क्या बनाएंगे? विलयन। तो विलेय कितने हैं? दो, और विलायक कितना है? एक। तो टोटल कितने अंग हो गए? कितने कंपोनेंट हो गए? तीन। तो इसको त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ द्विअंगी के बारे में ही पढ़ना है, मतलब एक विलयन, एक विलायक में एक ही विलेय घोल करके जो विलयन बनेगा हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही नॉर्मल बात थी, वाष्प दाब के बारे में नहीं थी। अब हम लोग वाष्प दाब के बारे में आते हैं। तो वाष्प दाब क्या है, ठीक। सबसे पहले यहाँ इस डायग्राम को देखो, एक मैनोमीटर यहाँ पे मैंने बनाया है। मैनोमीटर क्या होता है? दाब मापी ना, दाब मापने का यंत्र होता है, ठीक। ऐसे ही एक पात्र के जैसा होता है, इसमें अंदर में जिसका भी दाब मापना होता है उसको अंदर में भर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर लिए हैं? कोई भी द्रव ले लो या कोई भी विलयन ले लो जिसका आपको दाब नापना है, विलयन ले लो या द्रव ले लो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे द्रव लिए, मान लेते हैं हम लोगों ने पानी ले लिया, ठीक, सपोज H2O ले लिया हम लोगों ने। जब इसमें हम लोग पानी लिए और यहाँ पे मैनोमीटर में मरकरी का यहाँ पे ऐसे लेयर रहता है, पारा, ठीक, यहाँ पे लेयर रहता है। अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ आपको डार्क, लेकिन यहाँ पे रहता है, पारा लगा रहता है, ठीक। ऐसे इससे पेन से बना देते हैं, चलो पेंसिल से ही बना देती हूँ। यहाँ तक, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक है, ठीक है। क्या भरा रहता है? मरकरी। मरकरी जानते हो ना, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, भरा रहता है। अब जब द्रव को कुछ देर तक यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, और देखो इसको पूरे थर्मोस्टेट में डाल दिए। थर्मोस्टेट में डाल दिए मतलब ऐसे पात्र में डाल दिए हैं जहां पे इसका ताप मत बदले, मतलब ना तो ये गर्म हो ना तो ये ठंडा हो, जिस ताप पे है उसी ताप पे रहे, गर्म और ठंडा मत हो, ऐसे पात्र में डाल दिए हैं। क्योंकि हम लोगों को ताप क्या रखना है? स्थिर। क्योंकि ताप अगर बढ़ाओगे, पानी को अगर गर्म करोगे, देखो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, इस पात्र में गर्म करोगे तो उसमें से भाप निकलने लगेगा ना। तो हमको भाप नहीं निकालना है, हम लोग को ताप स्थिर रखना है, नॉर्मल जैसे भी है। उसमें से भाप निकल रहा है तो निकलते रहे, और नहीं निकल रहा है तो नहीं निकले, मतलब हम लोग को ताप नहीं बढ़ाना है कि उसमें से ज्यादा भाप निकलने लगे ना। तो ताप यहाँ पे स्थिर है, ठीक। मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो नॉर्मल आप लोग जिस कमरे में बैठे उस कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही तापक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द्रव रख दिया, तो उन्होंने देखा कुछ समय के बाद
ये वाला जो मरकरी का लेयर यहां तक मरकरी था और यहां तक था, वो यहां से सरक करके यहां तक आ गया और यहां से उठ करके यहां तक आ गया। समझ में आया? पहले यहां से यहां तक मरकरी था, अब वो यहां पे ना रह करके यहां से घिसक गया, यहां तक आ गया और यहां तक आ गया। तो ये पूरा मरकरी यहां पे भर गया। था मतलब पहले से था, बस खसक गया वो ना। तो देखो कोई चीज यहां थी और वो खसक करके इधर आ गई, सरक गई, तो क्यों सरकी होगी? तो जरूर यहां से कुछ दाब लगा होगा उस पे, कोई चीज आई होगी जो इस पे दाब लगाई होगी और दबा करके उसको यहां तक सरका दी होगी। यही तो हुआ होगा ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे जो द्रव रखा हुआ है इसमें से कुछ वाष्प निकल रहा होगा, भाप निकल रहा होगा, कुछ वाष्प निकल रहा होगा। तो जो वाष्प या वेपर जो भी यहाँ से निकल रहा है वाष्प, वो वाष्प ही इधर से जाकर के इसको धक्का दिया होगा और ये आगे बढ़ गया होगा। ठीक, तो अब ये यहाँ तक आगे बढ़ गया। अब देखो अगर मैंने पानी को गर्म किया होता और पानी यहाँ पे रखा होता और मैं उसको गर्म कर रही होती, ये वाला पानी गर्म कर रही होगी, तो इसमें से भाप निकलता, भाप निकल के इसको धक्का मारता, ये यहाँ चला जाता। ठीक, अब मैं पानी कंटिन्यू गर्म कर रही हूँ तो और भाप निकलता और आगे जाता और भाप निकलता और जाता और जाता, जाते 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 वो और इसको धक्का मारता, फिर ये यहाँ से और आगे इधर तक पहुंच जाता है ना, क्योंकि भाप यहाँ बढ़ते ही जाता और भाप क्या होते जाता, इसको धक्का देते जाता और ये पहले यहाँ से यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंचता, एक समय के बाद एकदम बाहर तक आ जाता है ना। होता है ऐसा। क्यों ऐसा होता? क्योंकि वाष्प की संख्या बढ़ते जाती, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू गर्म कर रहे हैं, पर यहाँ हम लोग कंटिन्यू गर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि एक बार इसको दाब लगा और दाब के बाद वो यहाँ सरका, अब इससे आगे नहीं बढ़ता है। इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ पे जितने वाष्प बने, मान लेते हैं जितने भी वाष्प बने, 2, 4, 5, 10 जितने भी, उतने ही बने और उसके बाद फिर वाष्प बनना बंद हो गया। यानी कि यहाँ पे जो वाष्प की संख्या है वो क्या है? नियत है, फिक्स है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो कुछ ही वाष्प बनते हैं और जो उसको दाब लगाते हैं, दबाव डालते हैं इस पे, जिसके कारण इसका मैनोमीटर में इसका पोजीशन बदल जाता है। इसको फिर हम लोग नाप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के हिसाब से नाप लेते हैं कि कितना दाब लगा। दाब नापने का यंत्र है ना, तो हम लोग लंबाई जब देखते हैं मरकरी कितना दूर सरका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ऐसे दूरी नाप करके फिर हम लोग दाब निकालते हैं। तो मैनोमीटर हम लोग को नहीं समझना है, हमको ये समझना है कि कुछ वाष्प निकला जो दाब लगाया, जिसके कारण मैनोमीटर में मरकरी का लेयर नीचे चला गया, सॉरी ऊपर चला गया, यहाँ से और ऊपर चला गया, और वो दाब ही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे द्रव में से कुछ ना कुछ वाष्प निकला होगा जो दाब लगाया है, तो इसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ताप स्थिर रखे थे इसलिए किसी निश्चित ताप पर वाष्पन तथा संघनन के मध्य साम्यावस्था की परिस्थिति में द्रव के पृष्ठ पर उसके वेपर द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, तो द्रव के पृष्ठ पे वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पे एक लाइन और है, संघनन, वाष्पन तथा संघनन के मध्य साम्यावस्था। तो ये देखा गया कि वाष्प बन रहा है, वो दीवार से टकरा रहा है, इधर जाकर के यहाँ से टकरा रहा है, तो चूंकि वाष्प निश्चित है, फिक्स है, अगर वाष्प बनता तो वो यहाँ जाता 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 और वाष्प बनता और जाता, धीरे धीरे यहाँ से द्रव कम हो जाता और वाष्प की संख्या बढ़ते जाती। ऐसा नहीं हो रहा है ना, वाष्प क्या हो रहा है? फिक्स है, उतने ही वाष्प है। तो इसका मतलब साफ है कि वाष्प बना 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 बना। जब ये पूरा जगह भर गया, इसने थोड़ा सा दाब भी लगाया, और जब ये पूरा जगह भर गया तो अब और वाष्प फिर भी बन रहा है, क्योंकि वाष्प तो बनेगा ही भाई। ऐसा थोड़ी कि ऊपर वाले पानी केवल वाष्प बनाएंगे, नीचे वाले नहीं। ऊपर वाला बना करके उड़ जाएगा तो नीचे वाला फिर ऊपर आ जाएगा और वो बनाएगा, तो बनते रहेगा वाष्प। लेकिन अगर वाष्प निश्चित है कि इससे ज्यादा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वाष्प तो बनते कंटिन्यू रहता है, पर वाष्प वापस यहाँ से टकरा के द्रव में बदल के फिर से इसमें गिरते रहता है। तो वाष्प बनता है, यहाँ से टकराता है, वापस द्रव में बदल जाता है, वाष्प बनता है, यहाँ से टकराता है, वापस द्रव में बदल जाता है। तो वाष्प में बनना क्या कहलाता है? वाष्पन। वाष्प का बनना वाष्पन, और वाष्प का वापस द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है ना। तो यहाँ पे वाष्पन भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है, और दोनों क्या हो रहा है? बराबर मात्रा में हो रहा है। वाष्पन होता है फिर संघनन होता है, वाष्पन होता है फिर संघनन होता है, इसलिए यहाँ पे वाष्प की संख्या फिक्स रहती है, बढ़ती नहीं है ना। ठीक, तो वाष्पन और संघनन के बीच क्या स्थापित है? संघनन के बीच साम्यावस्था स्थापित है, दोनों बराबर मात्रा में हो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि हो भी रहा है, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि वाष्प संघनन और वाष्पन और संघनन दोनों हो रहा है, तो ऐसा हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी निश्चित ताप पर वाष्पन तथा संघनन के मध्य साम्यावस्था की परिस्थिति में द्रव के पृष्ठ पर उसके वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, कब? जब इवापोरेशन यानी कि क्या बोलेंगे? वाष्पन, और कंडेंसेशन यानी कि संघनन दोनों एक बराबर मात्रा में
दोनों की दर एक बराबर हो, तो रेट ऑफ लिख लेना, यहाँ पे आर कर देना। तो रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब वाष्पन की दर और संघनन की दर। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे, मतलब कि कौन सा ऐसा कारक होगा जो वाष्प दाब ज्यादा बनेगा या वाष्प दाब कम बनेगा, ये डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला द्रव की प्रकृति, जो भी यहाँ पे द्रव लिए हो, जो भी या विलयन लिए हो, जो भी लिए हो, उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसकी प्रकृति देखो, वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अंतराणुक बल के व्युत्क्रमानुपाती। अंतराणुक बल क्या होता है, दो अणुओं के मध्य का बल। जैसे पानी ले रहे हैं हम लोग, यहाँ H2O का एग्जाम्पल लिए, तो H2O का एक अणु, फिर H2O का दो अणु। अगर आप बीकर में पानी लिए हो तो एक ही H2O तो नहीं होगा ना, बहुत सारा H2O होगा। तो H2O का 3 अणु, H2O का 4 अणु, कई सारा ऐसा अणु होगा। अब इन दोनों अणु के बीच में कैसा है संबंध, इनके बीच में आपस में, उसको बोलते हैं अंतराणुक बल। तो वाष्प दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अंतराणुक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर अंतराणुक बल ज्यादा, ये अगर ज्यादा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम, और ये अगर कम तो वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा। उल्टा है ना, दोनों में संबंध व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर Vp लिखती हूँ, इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब ना, तो शॉर्टकट में लिखती हूँ तो समझ जाना वाष्प दाब। तो H2O का वाष्प दाब, यहाँ पे H2O लिखा है, मतलब H2O का वाष्प दाब HCl के वाष्प दाब से कम है। तो वाष्प दाब कम है मतलब वहां पे वाष्प कम बन रहा है, यहाँ पे वाष्प कम बन रहा है और वो कम दबाव लगा रहा है। तो H2O का वाष्प दाब कम क्यों है भाई, ये H2O के कण हैं और यहाँ पे दाब लगाना है इसको, तो ये कम दाब लगा रहा है। और यहाँ पे HCl के कण ले लो और यहाँ पे दाब लगाना है इसको, तो ये बहुत ज्यादा दाब लगा रहा है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि H2O में क्या है, मजबूत अंतराणुक बल है, अंतराणुक बल ज्यादा है, और जब अंतराणुक बल ज्यादा होता है तो वाष्प दाब क्या होता है, कम। और HCl में अंतराणुक बल कम है, इसीलिए इसका वाष्प दाब क्या है, ज्यादा। देखो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके हैं आप लोग पिछले साल। तो हाइड्रोजन H2O और H2O के बीच में, H2O के दो कण के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि HCl के दो कण के बीच में सिर्फ वांडरवाल बल पाया जाता है। वांडरवाल बल कमजोर बल होता है और हाइड्रोजन बंध मजबूत बंध होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। तो ये आकर्षण बल मजबूत है, ज्यादा है, इसीलिए वाष्प दाब कम है, और ये वांडरवाल आकर्षण बल कम है, इसलिए वाष्प दाब ज्यादा है। सेम यहाँ पे डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब और एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। तो यहाँ पे भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे वांडरवाल बॉन्ड है केवल, और केवल वांडरवाल बॉन्ड है, मतलब अंतराणुक बल क्या है, कम है। ये कमजोर अंतराणुक बल है, वांडरवाल जो है अंतराणुक बल का एक प्रकार है जो कि कमजोर होता है, और हाइड्रोजन बंध अंतराणुक बल का एक प्रकार है, इंटरमोलिकुलर रिलेशन भी बोलते हैं, जो कि मजबूत होता है। तो ये कमजोर है इसीलिए वाष्प दाब ज्यादा है, ये मजबूत है इसलिए वाष्प दाब कम है। ये ऐसे साइन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर, ताप भी एक ऐसा इफेक्ट, ताप का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, वाष्प दाब टेम्परेचर के समानुपाती होता है बोल रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक, और टेम्परेचर घटेगा तो वाष्प दाब भी घटेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं बताई थी कि पानी को गर्म करते जाएंगे तो वाष्प बढ़ते जाएगा, वाष्प बढ़ते जाएगा तो दाब भी बढ़ते जाएगा, ठीक, वही वाला है यहाँ पे। तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम लोग ताप बढ़ाते हैं वैसी वैसी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये जो अणु है यहाँ पे जो गर्म हो रहे हैं, ये जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, गति करने लगते हैं ज्यादा, और ज्यादा गति करेंगे तो ये ऊपर जाने लगेंगे अपना जगह, इसीलिए इसका ऊपर जाने लगेंगे मतलब वाष्प में बदलने लगेंगे। ये चले गए, फिर नीचे वाले कण चले जाएंगे, फिर नीचे वाले कण चले जाएंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब इसको ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र है एक, इसको पढ़ना नहीं है आप लोग को, बस सूत्र ध्यान रखना। लिखा है किसी द्रव के वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वाष्प दाब बढ़ेगा, ये अगर पता करना है तो इस सूत्र का सहायता लेंगे, और ये सूत्र क्या कहलाता है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक। कुल मिला के हम लोग क्या देखे कि वाष्प दाब किसे कहते हैं और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम लोग पढ़े कि अगर अंतर आणविक बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा, और अगर अंतर आणविक बल कम होगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। ये डिक्रीज लिखी हूँ, इंक्रीज लिखी हूँ, मतलब अंतर आणविक बल कम हो रहा है, नीचे की ओर साइन है मतलब कम हो रहा है, और अंतर आणविक बल बढ़ रहा है, ऊपर की ओर साइन है, ठीक है। ताप इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इसको पढ़ चुके, ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। द्रव या विलयन का आयतन इंक्रीज होगा
तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा, डिक्रीज होगा। द्रव या विलयन का आयतन चाहे बढ़े चाहे घटे, वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने पानी लिया, यहाँ पे H2O, और मान लेते हैं H2O का वेपर प्रेशर आया 5, मान लेते हैं ना 5 ATM आया, ठीक। यहाँ पे जो इसने ताकत लगा रहा है वो ताकत कितना आ रहा है, 5 ATM। तो अभी यहाँ पे पानी 1 लीटर लिया था मैंने, अब मैं यहाँ पे पानी ले लेती हूँ 2 लीटर या 5 लीटर कर देती हूँ, 5 लीटर पानी। तो अब जो यहाँ पे वेपर प्रेशर लगेगा वो भी 5 ATM ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आयतन आपने बदल दिया, 5 लीटर लिया कि 1 लीटर। पानी है मतलब उसका वाष्प दाब उतना ही आएगा। पानी को चाहे आप बाल्टी में लो, चाहे मग्गे में लो, 1 लीटर लो, चाहे 2 लीटर लो, चाहे 10 लीटर लो। वाष्प दाब का वेसल के शेप और साइज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम बर्तन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा बर्तन लिया और वाष्प दाब 5 ATM आया, तो अगर आप ऐसा बर्तन ले लो और यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी है, तो भी उसका वाष्प दाब उतना ही आएगा। अगर आप ऐसा बर्तन में रख लो तो भी वाष्प दाब उतना ही आएगा। तो बर्तन का साइज वेसल के शेप और साइज से फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे शेप का है, बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो ज्यादा वाष्प दाब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये विलयन का चैप्टर है, मतलब हम लोग को वाष्प दाब किसका पढ़ना है, विलयन का वाष्प दाब पढ़ना है। तो विलयन का वाष्प दाब, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मैं विलय को करूंगी तो ए से दर्शाऊंगी, और जब भी बी लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना विलायक की बात कर रही हूँ, ठीक। ये मैं क्लियर कर दी अभी आप लोगों को। ए लिखा हुआ दिखे तो विलय की बात, और बी लिखा हुआ दिखे तो विलायक की बात। अब जब भी मैं पढ़ूंगी ए, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, ए पी, पी मतलब दाब, ए मतलब विलय, तो विलय का दाब हो गया ना, ठीक। ये समझ जाना आप लोग ना। अब देखो विलयन का वाष्प दाब पढ़ना है हम लोग को। तो विलयन हम लोग 2 प्रकार का पढ़ेंगे इस चैप्टर में, द्रव में द्रव का विलयन और द्रव में ठोस का विलयन। मतलब द्रव में द्रव को ही घोलो, एक द्रव को ऐसे बना देती हूं और एक द्रव को ऐसे बना देती हूं, ठीक। या फिर द्रव में ठोस को घोलो, दोनों प्रकार का विलयन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक है द्रव में द्रव का विलयन और एक है ठोस में द्रव का विलयन। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल और पानी, अल्कोहल प्लस पानी। अल्कोहल भी द्रव अवस्था में रहता है लिक्विड, और पानी भी लिक्विड अवस्था में रहता है। और यहाँ पे NaCl और पानी, तो NaCl किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में, और पानी लिक्विड। या फिर शुगर ले लो, चीनी, ये ठोस अवस्था में रहेगा, और पानी ले लो लिक्विड अवस्था में, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग को दोनों में देखने हैं। अब द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब और ठोस का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब पढ़ना है। द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब को और क्या बोल सकते हो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन। मतलब ऐसा विलय जो वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब क्या होता है, जो वाष्प में बदलता है। जैसे आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं आप लोग, हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं और सैनिटाइजर हाथ से क्या हो जाता है, पोंछना पड़ता है क्या हाथ को, फिर सुखाने के लिए खुद से सूख जाता है ना हाथ, अपने से पूरा सैनिटाइजर जो हाथ में आप लगाए रहते हैं उड़ जाता है वाष्प बनके। तो इसका मतलब वो सैनिटाइजर कैसा है, वाष्पशील है। मतलब उसको रखे रहोगे तो उसमें से वाष्प बनके वो उड़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो विलायक विलय डालेंगे, जैसे मैंने पानी में घोला है अल्कोहल, तो अल्कोहल कैसा होगा, वाष्पशील होता ही है भाई, सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल है ना। तो जो भी हम लोग घोलेंगे वो वाष्पशील होगा, और जो पानी है वो तो वाष्पशील होता ही है। पानी आप लोग जान रहे हो, ग्लास में रखे रखे 4-5 दिन तक छोड़ दो तो खत्म, कम होने लगता है ना, एक समय के बाद तो खत्म भी हो जाता है। फिर विलय, इसमें तो विलय ठोस है, लेकिन ठोस कैसे होते हैं, अवाष्पशील। नमक को रखे रहोगे तो क्या वो वाष्प में बदल के उड़ जाता है, रखे 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 नहीं उड़ता है ना, वो वैसी का वैसी रहता है, तो वाष्प में नहीं बदलता, अवाष्पशील। इंग्लिश में बोलते हैं वोलाटाइल, और अवाष्पशील को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ध्यान रखेंगे, तो मैं वोलाटाइल बोलूंगी तो समझ जाना कि जो वाष्प में बदलेगा, और नॉन वोलाटाइल बोलूंगी तो जो वाष्प में नहीं बदलेगा। तो देखो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि एथिल अल्कोहल को पानी में घोलेंगे तो द्रव में द्रव का विलयन बनेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलायक, विलयन, वाष्पशील विलय। विलय कौन है इसमें, एथिल अल्कोहल, और विलायक कौन है, वाटर। और विलय कैसा है, वाष्पशील है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में लिए है ना, और विलायक तो वाष्पशील है ही, ठीक। और यहाँ पे नमक, नमक कैसा है, क्या है, विलय, और वाटर क्या है, विलायक। नमक कैसा होता है, अवाष्पशील, और वाटर कैसा है, वाष्पशील। वही लिखा था कि विलायक अरे ये गलत लिख दी हूं मैं, इसको वाष्पशील करेंगे ना, यहाँ पे इसको मिटा देना, वाष्पशील होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने विलयन बनाया भी है। जो रेड वाला है, ये रेड वाला H2O है, पानी, और जो ग्रीन वाला है वो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल।
एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा पेंसिल से लिखा हुआ तो मैं बोल रही हूँ तो समझ सुन सुन करके लिख लेना। ठीक, यहाँ पे भी जो रेड वाला गोला है वो क्या है, पानी का, और जो ग्रीन वाला है वो क्या है, नमक का, NaCl का। देखो जैसा मैंने बताया था कि विलायक, क्योंकि पानी विलायक है तो उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रेड वाला ज्यादा बनाया है। और एथिल अल्कोहल विलेय है तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, तो मैंने ग्रीन वाला कम बनाया है। सेम यहाँ ग्रीन वाला कम और रेड वाला ज्यादा, क्योंकि रेड वाला क्या है, विलायक, और ग्रीन वाला विलेय। विलायक की मात्रा ज्यादा और विलेय की मात्रा कम। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, है ना। तो अब देखो ऐसे रख दिए हम लोग, ढक दिए, तो क्लियर है रखा रखा, जैसे अभी हम लोग उसमें देखे थे द्रव में कि द्रव में से कुछ ना कुछ वाष्प बनेगा और वाष्प बनेगा यहाँ से, तो ये दाब लगाएगा। सेम यहाँ पे भी वाष्प बनेगा और दाब लगाएगा, तो जो दाब लगेगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ दाब बोलूं या वाष्प दाब बोलूं, आप लोग वाष्प दाब ही समझेंगे ना। अगर मैं सिर्फ दाब भी बोलूं तो वाष्प दाब समझना, क्योंकि हम लोग विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन का वाष्प ही दाब लगाएगा, तो सिर्फ दाब भी बोलूं तो वाष्प दाब ही समझना। तो अब देखो हम लोग इस कंडीशन को यहीं पे छोड़ रहे हैं। इतना लिखने के बाद ना, यहां तक जब लिख लोगे आप लोग तो फिर से ये हेडिंग डालना, द्रव का द्रव में बने विलयन का वाष्प दाब, और फिर इसको लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक था ये वाला, फिर से वापस ये वाला हेडिंग डालो। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, केवल किस टॉपिक को, द्रव और द्रव वाला। ये वाला को बाद में पढ़ेंगे ना, अभी सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें चूंकि ये भी वाष्प में बदल सकता है, ये भी वाष्पशील है, और पानी भी वाष्पशील है, ये भी वाष्प में बदल सकता है, यानी ये भी दाब लगाएगा और ये भी दाब लगाएगा। दोनों वाष्प में बदल रहे हैं, दोनों का दाब लगेगा। तो ये क्या है, विलेय, तो विलेय द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, आंशिक मतलब आधा दाब विलेय लगा रहा है, आधा दाब विलायक लगा रहा है, इसलिए आंशिक शब्द यूज कर रही हूँ ना। आंशिक मतलब कुछ अंश, तो कुछ अंश विलेय के द्वारा लग रहा है, कुछ अंश का दाब विलायक के द्वारा लग रहा है, क्योंकि दोनों दाब लगा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ वो दोनों लगा रहा है, इसलिए आंशिक दाब। किससे दर्शाएंगे, चूंकि विलेय है, विलेय को ए से दर्शाने का मैंने बात किया है, तो दाब को तो पी से दर्शाते हैं, विलेय है इसलिए ए। या फिर आपको नहीं अच्छा लगे ए लिखना, तो विलेय द्वारा जो दाब लगाया जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पी ए, या फिर आप लोग पी सॉलिड भी लिख सकते हो। सेम वैसी विलायक भी यहाँ पे वाष्प बनाएगा, तो विलायक का भी दाब लगेगा, मतलब दोनों मिलकर लगा रहे हैं ना, तो विलायक द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प, आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी बी से दर्शाएंगे उसको, या पी सॉल्वेंट आप लिख लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखना। अब विलेय का मोल प्रभाज, अगर इसमें विलेय कितना डला है, मतलब विलेय के कितने भाग इसमें डले हैं, तो वो अगर एक्स से है, मोल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं। काई, एक्चुअली काई बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, काई या एक्स हम लोग बोलेंगे अब। तो विलेय है तो एक्स ए, एक्स सॉल्यूट, और विलायक के कितने मोल प्रभाज है यहाँ पे, मतलब विलायक कितना है यहाँ पे, तो वो एक्स बी या एक्स सॉल्वेंट। शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब, अब हम लोग शुद्ध अवस्था मतलब जब एथिल अल्कोहल को हम लोग मिक्स नहीं किए हों, अलग से एथिल अल्कोहल को लिए हों, यहाँ पे सिर्फ अकेले एथिल अल्कोहल जब लो तब, और जब अलग से पानी लो केवल, यहाँ पे H2O अलग से लो तब भी तो कुछ दाब लगाएगा। तब कितना दाब लगाएगा वो, उसको हम लोग क्या लगा देंगे, ऊपर में नॉट लगा देंगे, तो शुद्ध। जब भी नॉट लगा हुआ आपको दिखे ऐसे जीरो ऊपर में, तो वो शुद्ध ना। और सेम ऐसे ही शुद्ध विलायक का, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी नॉट या पी नॉट सॉल्वेंट, और यहाँ पी नॉट सॉल्यूट। देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एथिल अल्कोहल को शुद्ध अवस्था में, और यहाँ पे पानी को, ग्रीन वाला एथिल अल्कोहल, रेड वाला पानी। तो जब वो लोग शुद्ध अवस्था में थे तो दाब कितना आ रहा था, और अभी जब घोल दिए तब दाब उसका कितना आ रहा है, हो सकता है अलग अलग आए, इसलिए अलग अलग लिखे हैं ना। ठीक, तो इतना समझ में आ गया, ये हो गया पेपर प्रेशर। अब इसी से आता है राउल्ट्स लॉ, मतलब ये इसी हेडिंग के अंदर है ना राउल्ट्स लॉ, द्रव का द्रव में बने विलयन को ही हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, उसी में राउल्ट लॉ आता है। तो चूंकि ये सब देखे कि यहाँ पे भी दाब लग रहा है, अकेले जब थे तो भी, शुद्ध अवस्था में जब थे तब भी कुछ दाब लग रहा था, तो कितना दाब लग रहा है वो बताने के लिए आया है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट एक फ्रांसिस्को राउल्ट करके इनका नाम था, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ऐसे ही विलयन का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक अवयव ले लें, जैसे अगर हम लोग एथिल अल्कोहल ले लें, तो एथिल अल्कोहल का जो आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के। कितना उसमें है वो, उतना ही उसका दाब। सेम पानी का अगर बोलोगे तो पानी कितना है उसमें, उतना ही उसका दाब, ये इन्होंने कहा। तो जो आंशिक वाष्प दाब है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इन्होंने अध्ययन करके ये निकाल लिया बात को। ठीक, तो अगर हम लोग विलेय का आंशिक वाष्प दाब लिखें तो देखो विलेय का आंशिक वाष्प दाब को किससे दर्शाए थे, पीए से।
ठीक, तो किसके समानुपाती हो जाएगा ये? विलेय के मोल प्रभाज के। किससे दर्शाए? एक्स ए से। तो पी ए समानुपाती एक्स ए। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगेगा, बराबर लगेगा तो नियतांक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे। वो नियतांक किसके बराबर आता है? तो देखा गया कि वो नियतांक शुद्ध अवस्था में जितना उस विलेय का वाष्प दाब आता लगभग उसके बराबर आता है। तो उसको हम लोग शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब को लिख दिए यहाँ पे। तो विलेय का वाष्प दाब पीए था, विलेय का मोल प्रभाज एक्स ए था, और विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीए नॉट था। तो यहाँ पे पीए नॉट ले लिए, यही यहाँ पे स्थिरांक जैसा काम आएगा। सेम अगर हम लोग विलायक के लिए करें तो विलायक का वाष्प दाब कितना है? पीवी, और विलायक का मोल प्रभाज कितना है? एक्स बी। तो पीवी समानुपाती एक्स बी, पीवी समानुपाती एक्स बी, और नियतांक क्या लगेगा? विलायक का ही शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीवी नॉट लग गया यहाँ पे नियतांक। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। कहा जा सकता है कि क्या लिखा है फिर मैंने? कहा जा सकता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। राउल्ट के अनुसार क्या था? समानुपाती, अगर समानुपाती के टर्म में परिभाषा लिखोगे तो किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती के टर्म में लिखोगे तो। और बराबर के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखेंगे कि किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों गुणा में है ना, ठीक, तो वही लिखा है गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ बराबर वाली परिभाषा, यहाँ समानुपाती वाली है, तो ये समानुपाती वाली परिभाषा इसके अनुसार है और ये बराबर वाली परिभाषा इनके अनुसार है ना। ठीक, नेक्स्ट डाल्टन का नियम है। पिछले साल 11th क्लास में गैसेस स्टेप वाले चैप्टर में था डाल्टन का नियम। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बोलते हैं। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था कि किसी बंद पात्र में उपस्थित मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित कुल घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। डाल्टन ने यह कहा था, जैसे एक पात्र ले लो और इस पात्र में हाइड्रोजन गैस डाल दो, नाइट्रोजन गैस डाल दो या ऑक्सीजन गैस डाल दो, चलो मिक्स कर दिए गैस को, 2-3 प्रकार की गैस को। तो अब ये गैस है तो ये भी पात्र की दीवार पे दाब तो लगाएगी, धक्का तो मारेगी, क्योंकि गैस फैलती है ना, तो धक्का मारती है दीवार पे, और धक्का मारती है उसी को हम लोग दाब कहेंगे। ठीक है, तो जब ये दीवार पे दाब लगाएगी तो वो दाब कितना आएगा? तो वो दाब उन्होंने कहा था कि इसके दाब और इसके दाब तीनों के कुल दाब के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो टोटल दाब लग रहा है, मतलब पीटी लिखूंगी, टोटल दाब, पी टोटल, वो हाइड्रोजन के दाब, नाइट्रोजन के दाब, ऑक्सीजन के दाब के योग के बराबर। या ABCD ले लूं तो A और B और C, A और B और C के दाब के योग के बराबर। वही यहाँ पे लिखा था कि अगर टोटल प्रेशर कितना आता है, जो भी चीज लिए हैं, अगर 2 चीज लिए हैं तो 2 ही यहाँ पे मैंने लिखा है, PA प्लस PB के योग के बराबर। और जब हम लोग विलयन बना रहे हैं तो भी ऐसे ही हो रहा है भाई। यहाँ पे भले गैस लेके मिश्रण बनाए थे, यहाँ पे द्रव का मिश्रण बनाए हैं, लेकिन है तो इसी के जैसा ना। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे भी जो दाब लग रहा होगा वो इसके दाब और इसके दाब के योग के बराबर होगा। और इसका दाब कितना है? PA, और इसका दाब कितना है? PB। तो इन दोनों के योग के बराबर होगा पूरे विलयन का दाब। तो यहाँ पे P टोटल कितना हो जाएगा? P टोटल बराबर PA प्लस PB। A से हम लोग विलेय को दर्शाए हैं और B से विलायक को। अब P टोटल को आप चाहो तो विलयन का दाब भी बोल सकते हो ना, तो विलयन का दाब भी बोल सकते हो टोटल को। तो हम लोग P सॉल्यूशन लिख दिए विलयन का दाब, और A विलेय था इसलिए P सॉल्यूट लिख दिए, और B विलायक था इसलिए P सॉल्वेंट लिख दिए। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो या चाहो तो ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो P टोटल। अब लेकिन चूंकि PA का मान किसके बराबर है? राउल्ट के नियम में PA बराबर PA नॉट XA समीकरण 1 में लिखा हुआ है, और PB बराबर PB नॉट XB समीकरण 2 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे PA का मान यहां से लिख देंगे क्या? PA नॉट XA, और PB का मान यहां से क्या लिख देंगे? PB नॉट XB। ठीक हो गया। पर मोल प्रभाज वाला जब हमें पढ़ा रही थी तो आपने लिखा था कि मोल प्रभाज XA प्लस XB बराबर 1 होता है। जो नोट्स में भेजी उसमें लिखा भी है कि दोनों अवयवों के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, बताई भी थी। तो अब यहाँ से हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं? XA का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? XA बराबर 1 इधर है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 माइनस XB। या चाहो तो XB का मान निकाल लो, तो XB बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 1 माइनस XA। दोनों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि P टोटल बराबर ये, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए और यहाँ पे भी हम लोग लिख लिए। P टोटल या टोटल को ही सॉल्यूशन भी बोल सकती हूँ ना मैं, तो P सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो P सॉल्यूशन बराबर PA नॉट तो था ही, तो PA नॉट। XA का मान कितना है? 1 माइनस XB, तो वही रख दिए,
और PB नॉट XB। चलेगा? या कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे हो सकता है कि P सॉल्यूशन PA नॉट XA तो वैसे ही रहने दो, प्लस PB नॉट और XB की जगह पे रख दो 1 माइनस XA। ऐसा भी कर सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी एक। तो मैं एक को लेकर के चल रही हूं पहले, फिर दूसरे को लेकर के चलेंगे। चलो इसी को देखते हैं फिर। P सॉल्यूशन बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस इसका गुणा हो जाएगा 1 से और माइनस XB से, तो ये हो जाएगा PA नॉट इंटू XB प्लस PB नॉट XB। हो गया? अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अब हम लोग क्या करें, माइनस वाले को इधर ले जाएं। ऐसे कर सकते हो आप, चाहो तो जरूरी नहीं है। PA नॉट प्लस PB नॉट XB, इसको पहले लिख दी मैं ना, माइनस PA नॉट XB। ठीक, फिर PA नॉट तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है, XB, तो XB को कॉमन निकाल दो, XB। फिर नहीं, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना ना, कुछ और तरीके से इसको बनाते हैं हम लोग। XB को इधर निकालते, इधर निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, PB नॉट माइनस PA नॉट XB। मतलब इधर लिखो XB या इधर लिखो, मैं इधर लिख दी ना, जानबूझ के मैंने लिखा है, उसका उद्देश्य भी बताऊंगी आपको, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। कैसे, देखो ये A वाला, ये B वाला, ये A वाला और ये B वाला, तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा ना, AB। ठीक, सेम इधर बनाते हैं हम लोग। अगर ऐसे ना बना के ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, P सॉल्यूशन बराबर PA नॉट XA, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस PB नॉट का गुणा कर दो, PB नॉट 1 से गुणा हुआ एक बार, फिर PB नॉट XA। हो गया? अब P सॉल्यूशन बराबर, चूंकि PA नॉट इधर पहले था तो हम लोग यहाँ PB नॉट को पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा PB नॉट। ठीक, फिर ये प्लस वाला है तो इसके ये प्लस ले लेते हैं PA नॉट XA, और ये माइनस वाला है जिसको लास्ट में ले लेते हैं PB नॉट XA। जैसे हम लोग इसमें किए थे वैसे ही ना, माइनस वाले को सबसे लास्ट में। अब देखो PB नॉट तो ऐसे ही रहेगा, अब कॉमन निकालो, PA नॉट माइनस PB नॉट XA, दोनों में XA है तो कॉमन निकल गया, बाकी का अंदर रख दिए। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या हो गया, BA। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फॉर्मूला, आप अपने से भी लिख सकते हो ना, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं अपने से लिख के बताने की कोशिश करती हूँ। क्या लिखना है फॉर्मूला, या तो AB या फिर BA। तो मैं क्या लिखूंगी, PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस फिर ये PA नॉट XB। ठीक, और यहाँ पे अगर किसके बराबर होता है, ये P सॉल्यूशन के बराबर ना, यहाँ पे लिखना है तो P सॉल्यूशन बराबर B है, तो PB नॉट प्लस का ही साइन आता है पता है, PA नॉट माइनस PB नॉट और ये XA। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला, AB या BA, दोनों में से कुछ भी एक याद कर लो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करने पे आंसर सेम आता है। हम लोग एक क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखो क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है कि एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब 45 mmHg, mmHg में दाब को नापते हैं ना, जो मैनोमीटर मैंने अभी बताया था पारा मरकरी वाला, उसमें ऐसे ही नापते हैं। और उसका वेट कितना है एथिल अल्कोहल का 90, और उसका वेट कितना है एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम। ठीक, तो देखो मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है कि एक पात्र में क्या लेना है, एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है इसका फॉर्मूला, और मेथिल अल्कोहल CH3OH। C2H5 कितना तौल करके लेंगे, 92 ग्राम, और मेथिल अल्कोहल कितना घोल के लेंगे, 32 ग्राम। अब देखो जो ज्यादा है वो विलायक और जो कम है वो विलेय। इसका मतलब इसको मैं B से दर्शाऊंगी और इसको A से, तो जब भी A लिखूंगी मेथिल अल्कोहल समझ जाना, और B लिखूंगी तो एथिल अल्कोहल समझ जाना। ठीक है, अब दोनों के कण है तो ये एथिल अल्कोहल बना दी मान लो मैं, और ये मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। ठीक, दोनों दाब लगाएंगे, ये भी वाष्प में बदलेगा, ये भी वाष्प में बदलेगा, ये भी, क्योंकि दोनों लिक्विड अवस्था में है, द्रव से द्रव वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दोनों के कारण दाब लगेगा। अब दोनों के कारण दाब लगेगा तो पहले मैं ये वाला देखती हूँ, इसके कारण कितना दाब लगेगा, 1 2 3 4, तो इसके कारण ये किसका कण है, एथिल अल्कोहल का, ये एथिल अल्कोहल है ना,
एथिल अल्कोहल के कारण कितना दाब लग रहा है 45 mmHg, मतलब विलायक के कारण तो ये हो जाएगा Pb बराबर, और अलग से बोला एथिल अल्कोहल के कारण वाष्प दाब तो ये Pb नॉट, एथिल अल्कोहल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताया है, ठीक, विलयन में घोलने के बाद नहीं। और ये जो दूसरा वाला है ये मेथिल अल्कोहल के कारण, तो ये यानी कि ये वाले कण के कारण जो दाब लग रहा है वो कितना है Pa नॉट, शुद्ध अवस्था वाला बताया है ना, मिश्रण में घोलने के बाद नहीं बताया है, बाद में मिश्रण में बनाएंगे। यहाँ पे मैं गलती बना दी, ऐसे नहीं बनाना था मुझे। यहाँ मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल अलग से लो, और इसका दाब कितना है 45 mmHg C2H5OH, और यहाँ एथिल अल्कोहल अलग से लो CH3OH, और इसके कारण जो दाब है वो है 80 mmHg, ठीक। फिर दोनों को घोलेंगे, दोनों को घोलेंगे। अब यहाँ पे कितना दाब लगेगा, ये दाब होगा विलयन का दाब, क्योंकि अब विलयन बन गया, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या क्या वैल्यू दिया है, पहले तो वैल्यू को लिख लो। तो वैल्यू दिया हुआ है क्या क्या, शुद्ध अवस्था में एथिल अल्कोहल का दाब, और एथिल अल्कोहल क्या था विलायक 45, शुद्ध अवस्था में मेथिल अल्कोहल का दाब 80 mmHg, मात्रक भी लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और विलयन का दाब हम लोगों को ज्ञात करना है, PS लिख दी मतलब 20 P सॉल्यूशन ना, ठीक। वेट दिया हुआ है एथिल अल्कोहल का यानी कि B का 92 ग्राम, और मेथिल अल्कोहल का यानी A का 32 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे ना, इन दोनों में से। तो मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, दाब तो चलो दे दिया है सबका, ये देखो, लेकिन मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो या तो हम लोग XB निकालें, XB या फिर XA, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन वाला, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, देखो मोल फ्रैक्शन अगर B का निकालेंगे तो क्या होगा, मोल्स B के मोल बटे A के मोल प्लस B के मोल, ठीक। तो अब यहाँ तो मोल भी नहीं दिया है, तो अब हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। दूसरा अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो A के मोल बटे A के मोल प्लस B के मोल, तो ना तो हम लोग के पास A का मोल है और ना तो B का मोल है, तो हम लोग को Na का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और Nb का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर भार बटा आणविक द्रव्यमान, पूरा लिख लेना, भार बटा आणविक द्रव्यमान। तो अब हम लोग किसका मोल निकालने जा रहे हैं, B का, तो भार भी किसका लगेगा B का, और आणविक द्रव्यमान भी किसका लगेगा B का, ठीक। तो B क्या है भाई, B हमारा अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल को मैंने B कहा था, है ना, और मेथिल अल्कोहल को A। तो अब एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया हुआ है 92, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH, पहले भी सिखा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कार्बन का द्रव्यमान 12, और कितने कार्बन है टोटल 2, धन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, टोटल कितने हाइड्रोजन 5। ऑक्सीजन का द्रव्यमान नहीं, टोटल 6 हाइड्रोजन ना, 5 और 1 6। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, और कितने है ऑक्सीजन 1, पूरे को जोड़ोगे कितना आएगा, ये 12 दूनी 24, 6 1 जा 6, 16 1 जा 16, ठीक है। 46 नहीं 44 आता है मेरे ख्याल से, नहीं ठीक है 46 आता है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 46, इसको भाग दोगे आएगा 2, तो आंसर कितना आया 2 मोल, ठीक। ऐसे ही हम लोग Na निकाल लेंगे, तो Na बराबर Na निकालेंगे तो क्या होगा, Na के लिए WA बटा Ma, A क्या है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का WA कितना है 32, भार 32, और मेथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान निकालो CH3OH, तो 1 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, 1 ऑक्सीजन 16, कितना आएगा 32, कितना आया 1 मोल, ठीक। तो NB निकल गया, Na निकल गया, आप वैल्यू रख दो। तो XB बराबर NB का वैल्यू कितना है 2, Na का वैल्यू कितना है 1, फिर NB 2 बटा 3, ठीक। वैसे ही XA अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, कोई भी एक निकालने से हो जाता, पर मैं दोनों निकाल के जानबूझ के सिखा रही हूँ। तो Na का वैल्यू कितना है, Na बराबर 1, नीचे Na प्लस NB, तो Na है 1 और NB का वैल्यू कितना है 2, तो कितना है 1 बटा 3। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है,
विलियन का सॉल्यूशन। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करने मैंने बोला था ना, तो चलो मैं एक कोई भी फॉर्मूला लिख ले रही हूं। पी सॉल्यूशन बराबर ए बी वाला फॉर्मूला ले लेती हूं, ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ। पी ए नॉट कितना है 80 प्लस पी बी नॉट कितना है 45 माइनस पी ए नॉट कितना है 80। एक्स बी का वैल्यू हम लोग अभी ज्ञात किए, कितना आया 1/3। कितना आ जाएगा 80 प्लस 45 में से 80 गया, क्या आएगा 35 आएगा, माइनस 35 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस और माइनस माइनस 35 इंटू 1 35/3। एलसीएम निकालो 3 240 माइनस 35 कितना आएगा, ये 240 होगा ना। ठीक है ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 205/3। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24.233 ऐसे कुछ आएगा, 68.33 समथिंग आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो विलियन का वाष्प दाब होगा वो होगा 68.33 और दाब को किसमें दर्शाना है mmHg। आप चाहो तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के भी बना सकते हो, इसमें रख के आप लोग मुझे दिखाएंगे बना करके। क्लियर है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव में बने विलियन का वाष्प दाब। तो ये इतनी बातें, इसमें राउल्ट का नियम वगैरह आ गया है और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये राउल्ट का नियम भी हम लोग देख लिए। अब देखो राउल्ट के नियम को ये आगे बढ़ाया है। चूंकि स्थिर ताप पर पीए नॉट और पीबी नॉट का मान स्थिर होता है, क्योंकि ताप स्थिर है तो वाष्प नहीं बढ़ेगा ना, पहले भी मैं बताई थी, गर्म करोगे तो वाष्प बढ़ेगा तो मान बदलेगा, पर ये तो स्थिर रहता है। अतः विलियन का कुल दाब, यहाँ पे बताई थी ना मैं कि वाष्प दाब स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, जितना दाब निकल गया। अतः विलियन का कुल दाब मुख्यतः विलेय या विलायक के मोल प्रभाज का रेखीय फलन होगा। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाए हैं, यहाँ पे ग्राफ को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे ऐसे जो लाइन खींचे हैं इधर वाला, ये लाइन हम लोग लिए हैं वाष्प दाब के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे 0 दाब है, यहाँ पे 1 एटीएम, यहाँ पे 2 एटीएम, यहाँ पे 3 एटीएम और आगे बढ़ते जाएंगे तो 4 एटीएम। तो इधर हम लोग वाष्प दाब लिए हैं, बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर ना, वही बताए हैं। ठीक, और इधर एक्स अक्ष में, ये वाई अक्ष था, ये एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष में हम लोग लिए हैं ए का मोल प्रभाज, ए नहीं बी का मोल प्रभाज, यहाँ पे बी। तो बी के लिए यहाँ पे एक्स बी का मान अभी 0 है, मतलब विलायक नहीं है कुछ भी। ठीक, फिर हम लोग विलायक डाल दिए, मान लेते हैं 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 5 मोल नहीं, एक्चुअली 1 2 3 4 5 मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, बढ़ गया, यहाँ को y1 कर लिए, यहाँ को y2 कर लिए, तो यहाँ भी वही, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इधर वाला ग्राफ अगर हम लोग लेंगे तो ये विलेय के लिए ले लो, तो ये जो दाब होगा वो विलेय का दाब होगा, इसलिए इसको पी ए नॉट पी ए से दर्शाए हैं देखो। और इधर वाला विलायक के लिए ले लो, तो इसको किससे दर्शाएंगे पीबी से दर्शाएंगे। अब यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए बराबर 0, मतलब एक्स ए के लिए इधर लेंगे ना। फिर इधर बढ़ते जाएंगे तो एक्स ए का वैल्यू 1 2 3 4, तो इधर बढ़ते जाओ तो एक्स ए का वैल्यू बढ़ते जाएगा और यहाँ पहुंच जाओगे तो एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्चुअली 0.1 0.2 0.3 लेके चलो और 0.4, वैसे ही इधर बढ़ते जाओगे तो एक्स बी का वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 और यहाँ पहुंच जाओगे तो एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब 2 ग्राफ बनाए थे, एक ऐसा और एक ऐसा, और दोनों को जो एक ही जगह पे दर्शा रहे हैं ना। ये किसके लिए बनाए थे, विलेय के लिए, और ये वाला विलायक के लिए, दोनों को एक साथ जोड़ करके दर्शाए हैं। ठीक, तो जैसे जैसे वाष्प दाब का मान लेते हैं, जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ते जाएगा वाष्प दाब का मान भी बढ़ते जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक, और इसमें ऐसा ग्राफ आ रहा है क्योंकि ये विलायक है, विलायक का दाब ज्यादा होता है, लेकिन जब उसको विलयन में घोल देते हैं तो दाब कम हो जाता है। ये देखो, ये विलायक है, मान लेते हैं पानी है। ठीक, पानी 1 2 3 4 5 कण है, मान लेते हैं 5 दाब आ गया, इसका वाष्प दाब कितना आ गया 5। अब पानी के साथ, ये पानी है, पानी के साथ हम लोग कुछ घोल दिए, कुछ भी एथिल अल्कोहल या कुछ भी, तो अब यहाँ पे ज्यादा दाब लग रहा था, पानी के पूरे कण जा रहे थे और दाब अच्छे से लगा रहे थे, ज्यादा दाब लगा रहे थे, पानी के पूरे कण जा रहे थे 1 2 3 4 5 और दाब लगा रहे थे। यहाँ पे पानी के कण कम हो गए, दाब कम लगने लगा क्योंकि पानी में कुछ घोल दिए, तो यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा था।
तो मतलब विलायक का वाष्प दाब अकेले रहेगा तब तो ज्यादा रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे अकेले है, इस ग्राफ में अकेले है तो ज्यादा है। जैसे ही इसमें कुछ घोल दिए तो कम हो गया, तो यहाँ पे जब इधर केवल देखोगे तो अकेले है विलायक, तो वाष्प दाब यहाँ पे है मान लो PB0 शुद्ध अवस्था में। अब जब इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर बढ़ते जा रहे हैं, तो देखो इसका मोल प्रभाज B का 1 से कम होते जा रहा है, 0.1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो, मतलब 1 से क्या होते जा रहा है, कम, 0.5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, ऐसे कम होते जा रहा है ना 1 से। तो 1 से कम होते जा रहा है तो दाब भी क्या होते जाएगा, कम, मतलब इसकी मात्रा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी मात्रा यहाँ पे कम हो गई तो दाब भी कम हो गया, तो ये धीरे धीरे दाब क्या होते जाएगा, कम। और जो विलायक लिए थे, एथिल अल्कोहल लिए थे, एथिल अल्कोहल का वाष्प मान लेते हैं कम है, लेकिन यहाँ पे जब आ गया, विलयन में जब आ गया तो ज्यादा दाब आएगा, इसकी अपेक्षा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 ATM था, अब यहाँ कितना आ गया 4, तो इधर वाला क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये देखो, तो इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है, इधर वाला बढ़ते जा रहा है, इधर वाला घटते जा रहा है। तो अगर एक लाइन में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये जुड़ने के बाद का दाब है, इसलिए मैंने जुड़ने के बाद पी सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसा ग्राफ बनता है ना, फिर इसको ऐसे जोड़ के दिखा रहा है केवल। तो बार बार इस ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे तो आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे राउल्ट लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। थैंक यू।